फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है। ये सरकार वोटर को जुटाकर नहीं बल्कि वोटर को हटाकर जीतना चाहती है। आप वोट सुधार नहीं, आप वोट मैनेज करना चाहते हैं। एक वोटर आकर के कोई कहा हो कि उसका बूथ पे गया और बूथ पे उसका नाम नहीं था, कितना बड़ा झूठ फैला रहे थे ये लोग। जितना भी बीएलओ यादव और मुसलमान था, एक एक करके सबको हटा दिया गया। ये तथ्य है। जिनके इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की हत्या की झूठी शाही से लिखे गए हों, वो आज सही और गलत की बात कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी 12 जून 1975 का वो दिन जब इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन जी ने जो फैसला सुनाया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द किया था, जब सही और गलत कहा गया था। और मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को। मेरे भी मित्र लोग हैं सभापति जी, आरएसएस में कई लोग हैं। मैंने पता लगाया, मैंने जानकारी ली कि अमित शाह जी कभी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे। सबने कहा कभी आरएसएस में रहे ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं अभी तिवारी जी बहुत दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी का है, एक बार चाहिए ना, मेहरबानी करें एक बार चाहिए। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है। वोट चोरी और एसआईआर पिछले 2 सत्रों से संसद में हंगामे का मुद्दा बना हुआ है और आज भी यही हुआ। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की और एक वीडियो हुआ वायरल जिस पर संसद में हंगामा तक हो गया। क्या था ऐसा इस वीडियो में जिस पर भाजपा सांसदों और मंत्रियों ने संसद में हंगामा किया? मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर लोगों ने क्या कहा और राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान क्यों भाजपा नेताओं ने कहा कि हम ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं? जो वो कह रही हैं वही हम कह रहे हैं, सब बताएंगे आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं संसद के दिन भर के कामकाज पर हमारा बुलेटिन पार्लियामेंट स्ट्रीट। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलने का बिल लेकर आ रही है। इसका नया नाम होगा द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025। इस बदलाव पर विपक्षी दलों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई वो सुनिए आप। कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। समय व्यर्थ होते जा रहा है, पैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं, देश की संपत्ति जो इस सदन को चलाने के लिए है, कुछ ना हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। उनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। संसद के बाहर से अब चलते हैं अंदर की ओर। आज दिन की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में एक बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ जो कांग्रेस की वोट चोरी रैली में शामिल होने आई महिला समर्थकों नेताओं की ओर से लगाया गया था। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस सदस्यों से माफी की मांग की। हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है। माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है।
दोनों ओर से हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई और फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मैं स्थगित करता हूं। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुद्दे को उठाया। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी और सीएलपी सोनिया गांधी से माफी की मांग की। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि नड्डा अपनी पूरी बात कह पाते, उप सभापति हरिवंश ने कार्रवाई स्थगित कर दी। 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में ये पहले ही हो चुकी है और अब राज्यसभा की बारी थी। चर्चा के दौरान राजद सांसद संजय यादव ने सरकार और चुनाव आयोग दोनों को संदेह के घेरे में बताया। संजय ने कहा कि ऐसा लग रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं बल्कि स्पेशल पार्टी रिवीजन हो रहा है। देश की जिस संस्था पर सबसे कम सवाल उठने चाहिए, आज उसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अति खतरनाक है, हानिकारक है। आज चुनाव आयोग किसी सरकार का और पार्टी का पर्सनल एक्सटेंशन काउंटर नहीं बनना चाहिए। ये हम नहीं, जनता, सर ये हम नहीं, जनता कह रही है। ध्यान रखें, जब चुनाव आयोग का हर फैसला वही चीजें रिकॉर्ड पे जाएंगी। सत्ता के टाइम टेबल और उनके प्लान से मेल खाए तो सवाल और शक उठना स्वाभाविक है महोदय। हम इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करिए सर, उसी पे कर रहे हैं। हमें सर चुनाव सुधार चाहिए, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का सफाया नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टिव इनकरेक्ट रिवीजन नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्रांसपेरेंट इंटेंसिव रिवीजन चाहिए। ऐसा लगता है कि ये SIR नहीं, SPR स्पेशल पार्टी रिवीजन हो रहा है सर। सबजुडिस मामले पर न बोले आप। SIR के SIR के जरिए गलतियां ठीक होनी चाहिए और जो ठीक हो उसे गलत करने की मंशा को रोका जाना चाहिए। अगर सुधार सच है तो डर किस बात का। लेकिन यह सरकार वोटर को जुटाकर नहीं बल्कि वोटर को हटाकर जीतना चाहती है। आप वोट सुधार नहीं, आप वोट मैनेज करना चाहते हैं। देश ने बिहार चुनाव में देखा कि कैसे 41,000 करोड़ रुपए मात्र मतदान की तिथि से 35 दिन पहले बांटा गया। क्या चुनाव आयोग को उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोकना नहीं चाहिए? आपका एक राज्य के लिए अलग मापदंड होता है, दूसरे राज्य के लिए आपका अलग पैमाना होता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेफरी ही विपक्षी टीम से मिलके नियम बदलने लग जाएगा तो सर खेल नहीं रहेगा, निष्पक्ष खेल नहीं होगा। CPIM सांसद जॉन ब्रिटास ने पूछा कि भारत सरकार सुशासन के लिए काम कर रही है या फिर ग्रेट इलेक्शन मशीनरी की तरह। ब्रिटास ने कहा कि SIR का नाम बदलकर अमित शाह इंटेंसिव रिवीजन कर देना चाहिए। JDU के संजय झा ने कहा कि बिहार में EVM आने से पहले बूथ कैप्चरिंग का पूरा मैकेनिज्म सेट हो गया था। संजय झा ने 2025 में हुए विधानसभा चुनाव का हवाला दिया और कहा कि कोई एक वोटर ऐसा नहीं मिला जो बूथ पर गया हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में न मिला हो। सुनिए संजय झा। महोदय, 2025 का इलेक्शन हुआ बिहार का। पूरे इलेक्शन में बिहार जैसा प्रदेश जो जाना जाता था वायलेंस को लेकर के, बिहार जैसा प्रदेश 2 फेज में चुनाव हुआ। एक वायलेंस पूरा बिहार में कहीं नहीं हुई, एक जगह रीपोलिंग कहीं नहीं हुई, एक रीपोलिंग नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव बिहार में हो रहा था तो पूरा देश का मीडिया वहां घूम रहा था। कोई एक वोटर नहीं मिला जिसने कहा हो, नहीं तो सोशल मीडिया का जमाना है, सारा मीडिया तो वहां था। एक वोटर आकर के कोई कहा हो कि उसका बूथ पे गया और बूथ पे उसका नाम नहीं था। कितना बड़ा झूठ फैला रहे थे ये लोग। पिछला हाउस आपने पूरा का पूरा बंद कर दिया जो बिहार में SIR हो रहा था।
हालांकि वोटिंग वाले दिन हमने देखा था कि इस तरह के कई सारे मामले आए थे जिसमें वोटिंग लिस्ट में नाम लोगों को नहीं मिला था, बूथ से वो वापस लौट कर आए थे। सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फिर से रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने भी ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करने की मांग की। जिस दिन इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन के बारे में संशोधन किया गया, चीफ जस्टिस को हटाकर उसकी जगह एक मिनिस्टर को कर दिया गया, आपकी नीयत ठीक हो न हो, चाहे नीयत बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जनता में ये संदेश गया, ये इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को खत्म करने का एक प्रयास है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पहले व्यवस्था थी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वही व्यवस्था को फिर से किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति धर्म, जाति या अन्य किसी प्रक्रिया या उसके दिमाग में लोगों को होता, उससे हटके निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव हुए, उनमें इलेक्शन कमीशन की जानकारी में मिलाया गया, तथ्य दिए गए कि बीएलओज की सूची ये है। उसके बाद दबाव पड़ा तो उन बीएलओज की सूची में से जितना भी बीएलओ यादव और मुसलमान था, एक एक करके सबको हटा दिया गया। ये तथ्य है, ये है, इलेक्शन कमीशन के लिए सूची दी गई। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद सौमिक भट्टाचार्य ने कहा कि 2005 में ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल का वोटर लिस्ट बांग्लादेश में अवेलेबल है। जो ममता जी ने तब कहा था वही आज हम करें, ऐसा बीजेपी सांसद ने कहा। सर, 2005 our honorable chief minister and then leader Ms. Mamata Banerjee threw the papers on the deputy speaker on Lok Sabha, Charanjit Singh Otwal, on 4th August 2005. कितना बारी आईपीआई ये लोग ममता बनर्जी का नाम लिया, रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, सारे whatever will not be there, will not be there. पे जो कागज छूट गया, क्या कहना था उस समय? जब पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट बांग्लादेश में भरे हुए हैं, कोई बांग्लादेशियों को लेकर सीपीआईएम को हम चुनाव करने नहीं देंगे। She was in tears by that time and she threw all the papers to the speaker desk. सारा देश ने तबादियत देखा ये नजरिया क्या हुआ था। ममता जी ने जो किया उस समय we did express our solidarity with Miss Mamata Banerjee, जो करना चाहिए था। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? जो ममता जी बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं, और वही बोल रहे हैं हम। 2005 in the year of 2005 on 4th August what Mamata Banerjee said, वही बात आज हम दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो आप ये घुसपैठियों से मुक्त करो। सौमिक भट्टाचार्य ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी बयान कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में वोट चोरी नहीं बल्कि वोट की डकैती हो रही है। हम तो बोल रहे हैं अभी तिवारी जी बहुत दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी का है, एक बार जाइए ना, मेहरबानी करें एक बार जाइए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है। ये तो हम नहीं बोल रहे, हम कांग्रेसियों को बात कर रहे हैं। आप लोग वहां जाइए, एक बार जाकर देख के आइए। जयराम जी कहां चले गए? हम तो जयराम जी के ढूंढ रहे हैं। हाईली ग्रेटफुल टू हिम। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करने का आरोप लगाया। इस देश में 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, उन पर एक निश्चित विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो योग्य हो या अयोग्य हो, और उनको उनके माध्यम से वे यहां पर, मेरा यह आरोप है माननीय सभापति जी
फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये उदाहरण है, हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। जो रास्ता आज हम देख रहे हैं भारत में, वही उसी तरफ इंगित करता है माननीय सभापति। आज रशिया भी कहता है, पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं। नॉर्थ कोरिया के हमारे वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत के आता हूं। इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं सभापति जी। अपने भाषण के आखिर में दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के आरएसएस सदस्य होने के दावे पर सवाल उठाए। इस पर भाजपा सदस्यों के साथ उनकी बहस भी हुई। उन्होंने आरएसएस में अमित शाह जी रहे कि नहीं रहे, उस पर कोई अपनी बात नहीं की। उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, यहां अगर वो खड़े होकर जो आरएसएस की प्रार्थना सभा है, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। सर अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग सर, प्लीज कंक्लूड सर, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज कंक्लूड ऑनरेबल मेंबर, प्लीज कंक्लूड सर, आई एम कंक्लूडिंग। यस, थैंक यू। यस प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर, एवरीबॉडी, सब लोग बैठ जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर, जो एक बार भी आरएसएस की शाखा में जाता है और ध्वज प्रणाम कर लेता है, वो आरएसएस का सदस्य होता है। यही उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं, यही कहा उन्होंने। मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद कविता पाटीदार ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, वो वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। और मुझे ताज्जुब तब भी होता है कि ये सही गलत की बात कर रहे हैं, जिनके इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की हत्या की झूठी शाही से लिखे गए हों, वो आज सही और गलत की बात कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी 12 जून 1975 का वो दिन, जब इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन जी ने जो फैसला सुनाया था, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द किया था। जब सही और गलत कहा गया था, क्या होना चाहिए था उस वक्त माननीय उपसभापति महोदय, इन्हें इस्तीफा देना था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस देश पर जबरन आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान का 39वां संशोधन किया ताकि इनके चुनाव को कोई चुनौती ना दे सके। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। लाखों लोगों को बिना कारण, बिना कसूर के जेल में ठूसने का काम किया। मेरे पिता को भी 19 महीने जेल में डालने का काम किया, काम इन्होंने किया। वो दोष इन्होंने किया। मेरे साथ वो लाखों परिवार जिन्होंने यातनाएं झेली है, जिनके परिवार के लोगों ने वो जेल में रहकर जब उनके बारे में सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं सही नहीं है। वो कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब, ईवीएम मशीन खराब। माननीय महोदय, जब परतें खुलना शुरू हुई तो ईवीएम नहीं, इनकी नीयत खराब है। ये आज परिदृश्य सामने आ रहा है। और क्या गलत है? ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, कोई हवा तो नहीं है कि आज हो रहा है। कितनी बार इस देश में चुनाव सुधार का काम हुआ है। हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। उस अधिकार के रहते हुए समय समय पर चुनाव सुधार का कार्य हुआ है। इसमें गलत क्या है? हंगामा इस बात का भी है कि ये जो चुनाव सुधार का कार्य हो रहा है, क्योंकि 2004 से ईवीएम की मशीन, अभी ये रोना रो रहे थे ईवीएम मशीन। मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जब जीतते हैं तो ईवीएम मशीन सही, हम जीतते हैं तो ईवीएम मशीन खराब, ये जीते तो ईवीएम मशीन देवता, हम जीते तो ईवीएम मशीन राक्षस हो जाती है, ये जीते तो अदा, हम जीते तो सदा। अगर इनकी बात बच्चे भी सुने तो वो भी हंस पड़ेंगे कि कोई मूल तो होना चाहिए, कोई सिर पैर तो होना चाहिए इनकी बातों में। रणदीप सुरजेवाला ने आरएसएस पर सभी को वोट का अधिकार दिए जाने का विरोध करने का आरोप लगाया। जब संविधान बन रहा था तब साथ ही चुन चुनकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप भी लगाया एसआईआर के जरिए। वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा के बगैर हमारी सभ्यता, हिंदू धर्म में कहा गया है, शरीर जिंदा नहीं रह सकता। सर, वोटर लिस्ट, वोटर केवल लिस्ट पर छपा एक नाम नहीं है। वोटर चुनावी न्याय व नतीजों का असली चेहरा है। अगर कोई भी तंत्र बदनीयती से, षड्यंत्र से चुन कर वोटर को ही वोटर लिस्ट से हटा देगा तो यह लोकतंत्र के कफन में आखिरी कील साबित होगी। बिहार में क्या हुआ? 7 करोड़ से अधिक वोटरों को नए सिरे से वोटर लिस्ट में जोड़ने के काम के लिए, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, केवल 60 दिन दिए गए।
अब 27 अक्टूबर 2025 से 12 प्रांतों में बिल्कुल नए सिरे से 51 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए केवल 90 दिन दिए गए। क्या यह सही है? क्या यह उचित है? क्या यह पॉसिबल भी है? शायद इसीलिए मजबूरी में 20 से अधिक बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। संवेदना प्रकट करने की बजाय बंगाल का नाम लेकर उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो आत्महत्या करके मर गए। ये शर्म की बात है। सर, जो चुनाव आयोग निष्पक्षता से वोटर लिस्ट भी नहीं बना सकता, जो चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल SIR कर रहा हो, ऐसे जेबी चुनाव आयोग को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया राज्यसभा में। कहा कि SIR का मतलब है कि अपात्र लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो। अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर। ये बहस करते समय कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला। मेरे पास, मैं तो आपको ऑथेंटिक करके दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको वैधानिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, फिर भी आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। अब मैं एक वोट चोरी का विषय आया सर, मैं बाबा साहब का जिक्र आया इसलिए बाबा साहब का केस से ही आपको मैं बताना चाहूंगा वोट चोरी होती क्या है। सर, 1951 में बाबा साहब ने आम चुनाव लड़ा बॉम्बई नॉर्थ से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में बाबा साहब मात्र 14,561, आई रिपीट सर, 14,561 बाबा साहब 14,561 वोटों से हारे। लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते हुए 74,333 वोट इन्होंने खारिज करवा दिए और दलित समाज की भावनाओं को आहत किया। पूरा दलित समाज चिंतित हुआ। 51-52 के चुनाव में बाबा साहब हार गए, बाबा साहब चुनाव हार गए, पूरा दलित समाज आहत हुआ साहब। अर्जुन राम मेघवाल ने सोनिया गांधी के नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा रात 7:30 बजे तक चलती रही। इधर लोकसभा में 2 बजे के बाद कार्यवाही शुरू हुई तो कई सारे बिल पेश हुए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 लेकर आए। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ पुराने विधेयकों को निरस्त करना और कुछ मौजूदा विधेयकों में संशोधन करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पेश किया जिसका उद्देश्य हायर एजुकेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए एक हायर एजुकेशन बोर्ड की स्थापना करना है। जैसे UGC, AICTE, NCTE की जगह एक हायर एजुकेशनल बोर्ड बनाना है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और TMC सांसद सौगत राय ने इसका विरोध किया। मनीष तिवारी ने कहा कि ये विधेयक शिक्षा व्यवस्था में केंद्र के अनुचित दखल को बढ़ावा देगा, साथ ही राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों की शक्तियां भी इससे कम हो जाएंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पेश किया। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा शांति। ये बिल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए खुलता है जो अब तक कड़े नियमों के अधीन रहा है और बंद रहा है। इस बिल का उद्देश्य बिजली पैदा करना, हेल्थ सेक्टर, इंडस्ट्री, खेती किसानी और रिसर्च में न्यूक्लियर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है। मनीष तिवारी और सौगत राय समेत विपक्षी सांसदों ने इस बिल का विरोध किया और इसे कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया बिल बताया। लोकसभा में एक के बाद एक बिल पेश हो रहे थे और इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बिल पेश करने से पहले सदस्यों को बिल की कॉपी न दिए जाने और बिना प्रॉपर डिस्कशन के बिल पास करने पर आपत्ति जताई गई। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के NK प्रेमचंद्रन ने बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले बिल की कॉपी मेंबर्स को न दिए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि जब बिल के बारे में मेंबर्स को जानकारी ही नहीं होगी तो फिर वो कैसे इस पर बहस करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेशन यानी विधायिका को बुलडोज करने जैसा है। जवाब में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह बिल संसद से पास किया हुआ है और उसे रिपील करने के लिए लाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल अभी केवल इंट्रोड्यूस किया गया है और अभी इसे पास करने पर चर्चा नहीं हो रही है। इसके बाद लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर द ग्रांट्स पर डिस्कशन शुरू हुआ जो रात 8 बजे तक चला। तो ये रहा संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन का लेखा जोखा। दिन भर के कामकाज पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कल फिर से मुलाकात होगी। बने रहिए खबर गांव के साथ।